अगर आप सबको मेरी ये न्यू स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 32 to 36। आई एम सो अपसेट विद यू वाइफी। तुम ऐसे कैसे मुझसे भाग सकती हो? तुम इग्नोर कर रही थी। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अद्विक कसकर उस लड़की को अपने बाहों में जकड़ा हुआ था। उसके गर्म सांसें उस लड़की के चेहरे और गर्दन पर पड़ रहे थे। अद्विक ने अपने सिर को उस लड़की के बालों के अंदर घुसाकर उसे स्नीफ कर रहा था। वही वो लड़की चुपचाप खड़ी थी और उसकी आंखें बंद थी और उसके होठों पर एक स्माइल भी थी। अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलकर रहेगा, अद्विक उसी तरह पकड़े हुए ही अपने भारी आवाज में फुसफुसाते हुए बोला और उसे अपने बाहों में और जकड़ लिया। जैसे ही वो लड़की यानी कि आकृति अद्विक की बातों को सुनती है तो वो चौंक जाती है। वही अचानक से अद्विक के ऐसे टाइट पकड़ने पर उसे उसके शरीर में एक कट सा दौड़ जाता है और वो बुरी तरह कांपने लगती है। वह चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। आकृति की कंपन को महसूस कर अद्विक मायूस हो जाता है। फिर वो धीरे से आकृति से दूर होता है और उसे अपनी तरफ करके कुछ बोलने वाला था कि तभी आकृति अपनी प्यारी सी आवाज में धीरे से बोली, वो मैं यहाँ पर एक सामान लेने के लिए आई थी। यही छत पर एक लड़ी थी, मैं बस वही। आकृति इतना ही बोलती है कि अद्विक तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर बोला, आगे तुम कुछ नहीं बोलोगी और अब यहाँ से तुम कहीं भी नहीं जाओगी, क्योंकि मैं अब तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। आकृति अद्विक की ये बात सुनते ही चौंक गई। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वह अपनी घबराई हुई आवाज में बोली, पर मुझे सब लोग वहाँ बैकयार्ड में ढूंढेंगे और वो आदू ने ही तो मुझे यहाँ भेजा था। अगर मैं वापस नहीं गई तो। आकृति इतना ही बोलकर चुप हो गई, क्योंकि उसकी नजरें अद्विक पर थी, जो आकृति की बात पर तिरछा मुस्कुरा रहा था। आकृति ये देखते ही सब समझ जाती है कि ये सब अदिति का प्लान था। उसने जानबूझकर आकृति को यहाँ भेजा था। अब उसे मन ही मन अदिति पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कोसने लगती है। वो मन ही मन बोलती है, इसके जैसी दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत। ये हमेशा मुझे यहाँ पर फंसा देती है और मैं उनके सामने कुछ बोल भी नहीं पाती। आकृति को चुप देखकर अद्विक को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। वो धीरे से आगे जी के कानों में बोला, बस करो। और कितना मेरी बहन को अपने मन ही मन। इतनी भी बुरी नहीं है मेरी बहन। जैसे ही आकृति अद्विक की बात सुनती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो सोचने लगती है कि इन्हें कैसे पता कि वो अपने मन में क्या बोल रही थी और किसके बारे में बोल रही थी। आकृति की हैरान नजरों को देखकर अद्विक सब समझ गया, पर वो कुछ नहीं बोलता। वही आकृति अद्विक से कुछ बोलती उससे पहले ही अद्विक उसे एक झटके में अपनी गोद में उठा लेता है। ये देख आकृति एक बार फिर से चौंक जाती है। वो हड़बड़ाते हुए बोली, अरे छोड़िए, क्या कर रहा है आप? पर अद्विक जाए कुछ नहीं बोलता। वो उसे घूरकर देखता है तो आकृति चुप हो जाती है। अद्विक आकृति को लेकर वहीं एक साइड में लगे झूले पर बैठा देता है और फिर वहां पर एक लाइट ऑन करता है। जैसे ही वहां लाइट ऑन होती है, आकृति वहां की डेकोरेशन को देख चौंक जाती है। वहां चारों तरफ बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। आकृति झट से झूले पर से नीचे उतरती है और वो सब कुछ देखने लगती है। उसे ये सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस वक्त उसके होठों पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। आकृति को स्माइल करता देख अद्विक को भी बहुत ही अच्छा महसूस होता है। वो भी झूले पर से नीचे उतरता है और अपने कदम आकृति की तरफ बढ़ा देता है। आकृति, जो कि अभी वहां की सारी डेकोरेशन को देख ही रही थी कि तभी अद्विक पीछे से आकृति की साड़ी के अंदर अपना हाथ डाल उसे उसके कमर से पकड़ लेता है। जैसे ही आकृति अद्विक के ठंडे हाथों की छुअन को अपने पेट पर महसूस करती है तो उसे एक अजीब सा सरसराहट सा महसूस होने लगता है। उसके पूरे शरीर में गूज़बम्प्स आ जाते हैं। आकृति अपनी जगह पर बिल्कुल जम सी जाती है। वही अद्विक अब धीरे धीरे आकृति के पेट और कमर पर अपने ठंडे उंगलियां चलाने लगता है। अद्विक का ये करना आकृति के दिल की धड़कनों को बढ़ा देता है। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। उसी समय अद्विक अपने दूसरे हाथ से वही साइड में रखे फुलझड़ी में से एक फुलझड़ी को उठाता है और उसे वहां लगे कैंडल से जलाकर आकृति की तरफ बढ़ता है। पर वो अभी भी आकृति के कमर पर अपने उंगलियों को फिरा रहा था। आकृति, जो कि अभी शर्म के कारण पूरी तरह से लाल हो रही थी, वह अद्विक की फुलझड़ी पकड़ाने पर धीरे से अपने हाथ को आगे बढ़ाकर अद्विक के हाथ से वो फुलझड़ी ले लेती है
फिर अद्विक भी आकृति के हाथ पर अपने हाथ रख देता है। अब दोनों एक साथ फुलझड़ी जलाने लगते हैं। इस वक्त उन दोनों के ही चेहरे पर बहुत ही प्यारी स्माइल थे। हालांकि आकृति का तो अभी बुरा हाल था, उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। वही अद्विक फुलझड़ी से खेलते हुए भी उसकी नज़रें आकृति के लाल टमाटर जैसे गालों पर ही टिके हुए थे। फिर वो धीरे से अपने चेहरे को आगे बढ़ाता है और वो आकृति के गालों पर अपने होंठ फिराने लगता है। आकृति एक बार फिर से कांपने लगती है, उसकी धड़कनें बहुत ही तेजी से धड़कने लगती हैं। आकृति समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वही अद्विक आकृति की सारी हरकतों को समझ रहा था, पर वो अभी भी अपने होठों को आकृति के गालों से लेकर गर्दन तक तेजी से फिराने में लगा हुआ था। इस बीच अद्विक की उंगलियां भी आकृति के सॉफ्ट और पतली कमर पर अपने हरकतें कर रहे थे। अद्विक आज आकृति के साथ शरारत करने की पूरे मूड में था। वही अद्विक के गर्म होठों को अपने गालों और गर्दन पर महसूस करके आकृति की सांस ही मानो जैसे रुक सी गई थी। अधिक अब बहुत ही बेचैनी से आकृति के गाल गर्दन को चुमते हुए उसके कॉलरबोन तक पहुंच गया था। कुछ देर बाद ही आकृति खुद के बढ़ी हुई धड़कनों को संभाल नहीं पाती है और वो अद्विक से दूर होने लगती है। उसी समय अद्विक उसे अपनी तरफ करता है और उसे अपने में जकड़ लेता है। फिर बड़े ही प्यार से आकृति के माथे पर अपने होंठ रख उसे चूम लेता है। अद्विक के ऐसा करते ही आकृति की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है। फिर अद्विक आकृति के बंद दोनों आंखों को बारीक बारी से चूम लेता है। अद्विक के होठों को अपनी आंखों पर महसूस कर आकृति कसकर अपनी साड़ी को पकड़ लेती है। अद्विक अब धीरे से आकृति की दोनों गालों को चूमता है। आकृति की तो धड़कने समय के साथ और भी तेजी से बढ़ते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी ही उसकी तेज धड़कनें एक पल में ही रुक जाएंगी। अद्विक आकृति के गालों को चूमते हुए उसके होठों के करीब अपने होठ लाता है और कुछ सेकंड के लिए वही रुक जाता है। आकृति की आंखें अभी भी बंद थी और उसे पता था कि अब अद्विक क्या करने वाला है। दोनों की ही गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर फील हो रहे थे। अद्विक कुछ सेकंड तक आकृति के होठों के करीब ही अपने होठों को रोक रहता है। वही आकृति बड़ी ही बेचैनी से अपने हाथों से साड़ी को पकड़े हुए चुपचाप खड़ी थी। अब उसके होंठ भी कांपने लगे थे। अद्विक की नीली आंखें आकृति के कांपते होठों पर ही टिके हुए थे। आकृति के गुलाबी कांपते होंठ उसे अट्रैक्ट कर रहे थे। कुछ सेकंड बाद जब अद्विक से नहीं रहा जाता है तो वो अपने होंठ आकृति के कांपते होठों पर रख उनके बीच की कुछ इंच की दूरियों को भी मिटा देता है और बड़े ही प्यार से उसके होठों को चूमने लगता है। आकृति बस चुपचाप खड़ी अपने होठों पर अद्विक के होठों को महसूस कर रही थी। उसके पेट में तो जैसे इस वक्त हजारों तितलियां उड़ रही थी, पर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल किए चुपचाप खड़ी थी और अधिक जो कर रहा था वह उसे करने दे रही थी, जैसे वो अभी अपने सेंस में ही ना हो। वही अद्विक का हाल भी कुछ ऐसा ही। आकृति की करीबियां उसके बॉडी से आ रही फ्रेश फ्रेग्रेंस उसे बेकाबू बना रहे थे। अभी कुछ ही सेकंड हुआ था कि उस शांत माहौल में अचानक ही अद्विक का मोबाइल बजने लगा। ऐसे मोबाइल के बजने से आकृति अपने सेंस में वापस आती है और वो अद्विक से दूर होने के लिए कसमसाने लगती है। अद्विक जिसका मूड बिल्कुल भी नहीं था कि वो अभी आकृति के होठों को छोड़े, पर आकृति के इस तरह कसमसाने पर उसे बहुत बुरा लगता है और ना चाहते हुए भी उसके होठों को छोड़ देता है। फिर अब अद्विक आकृति को घूर घूर कर देखने लगता है। अद्विक के ऐसे देखने से आकृति बुरी तरह से घबरा जाती है। वो अद्विक की आंखों में खुद के लिए नाराजगी को साफ देख पा रही थी। आकृति अपनी नजरों को झुकाए धीरे से अपने घबराई हुई आवाज में बोली, वो आपका फोन बज रहा है। फोन की रिंग अभी भी बज रही थी। अद्विक को अब फोन करने वाले पर गुस्सा आने लगा। ऐसा उसके साथ हमेशा होता था। जब भी वो आकृति के करीब आने लगता था तो उसका मोबाइल बजने लगता था। उसके गुस्से को देख ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी फोन करने वाले की खैर नहीं। वो गुस्से से अपने पैंट के पॉकेट से मोबाइल निकाला। फिर उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख उसकी नीली आंखें और भी ज्यादा सर्द हो गई। वो अपने सर्द नजरों से एक सेकंड घूरकर उस नंबर को देखता रहा और तुरंत कॉल पिक कर लिया। अद्विक के कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से टीना की बड़ी ही मैग्नेटिक वॉइस अद्विक के कानों में पड़े। टीना अपने मदहोश कर देने वाली आवाज में बोली, हेलो बेबी, तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ और तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। इस पार्टी में भी तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ और तुम मुझे ऐसे से छोड़कर कहाँ चले गए? अद्विक को टीना की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर बहुत ही तेज गुस्सा आता है।
वहीं पास में खड़ी आकृति भी फोन पर टीना की सारी बातों को सुन लेती है। अब उसे दिल ही दिल में बहुत दुख महसूस होने लगता है। वो अब समझ गई थी कि अद्विक उसे छोड़कर टीम के पास चला जाएगा, इसलिए वो धीरे से अद्विक से दूर होने लगी। इससे पहले कि आकृति अद्विक से दूर होती, अद्विक अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर वापस से आकृति की कमर में डाल उसे अपने बिल्कुल करीब चिपक लेता है। उसी समय टीना की आवाज़ फिर से अद्विक के कानों में पड़े। वो बोल रही थी, बेबी तुम्हें याद है पिछले साल हमने दिवाली कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया था? हम साथ में कितना एंजॉय किए थे। मैं इस बार भी अपने इस दिवाली को वैसे ही मेमोरेबल बनाना चाहती हूँ। प्लीज़ कम ना बेबी। टीना की बात सुनकर गुस्से से अद्विक की पकड़ उसके मोबाइल पर कस गए। वही टीना की बातें सुनकर आकृति का तो दिल बुरी तरह से टूट रहा था। उसे अब घुटन सी होने लगी थी। तभी अद्विक अपने रूड वॉइस में कुछ ऐसा बोला जिसे सुन टीना और आकृति दोनों ही हैरान रह गई। टीना को तो यकीन ही नहीं हुआ कि अभी अभी अद्विक ने ऐसा कुछ कहा है। वही आकृति को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे यही लग रहा था कि जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया है। बेबी तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो? मैं अभी तुमसे मिलने आ रही हूँ। टीना अपने आवाज़ में बहुत सारे प्यार लिए बोली। टीना अभी अद्विक के रूम थी। वो उसके रूम में उसके साथ रोमांस करने के लिए आई थी। मैं अपनी वाइफ को किस कर रहा हूँ। टीना की बात सुन अद्विक तुरंत बोला। अभी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अद्विक की बात सुनते ही टीना बिल्कुल चौंक गई। एक पल के लिए वो बिल्कुल हैरान रह गई। उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है, पर फिर कुछ सोचकर वह मुस्कुराने लगी। वही आकृति भी अद्विक की बात पर बिल्कुल हैरान थी। उसका तो मुंह खुला का खुला रह गया था। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए थी। वो अद्विक के चेहरे की तरफ देख रही थी, जो बिल्कुल इमोशनलेस था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अद्विक ने ऐसा क्यों कहा। हालांकि वो ये बात जानती थी कि अद्विक ने जो कहा था बिल्कुल सच कहा था। अभी वो दोनों किस कर रहे थे, पर उसने टीना को ये सब कैसे बता दिया। ये बात आप आकृति को समझ नहीं आ रही थी, पर अद्विक के ये सब बोलने से आकृति को अंदर ही अंदर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। लेकिन तभी टीना की बात सुनकर आकृति का चेहरा उतर गया। टीना मुस्कुराते हुए अद्विक से बोली, ओ बेबी मुझे पता है कि तुम मुझे परेशान करने के लिए सब बोल रहे हो ना। कोई बात नहीं, मैं सब समझ गई। तुम ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। तुम तो मैं कोई मजाक नहीं कर रहा है, और ये बात तुम भी जानती हो कि मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। टीना की बात को बीच में काटते हुए अद्विक तुरंत बोला। इससे पहले कि टीना कुछ और बोलती उससे पहले अद्विक ने कॉल कट कर दिया। टीना तो बस हैरान रह गई। वो अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी जो कि अब तक कट चुका था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी पकड़ मोबाइल पर कस गए थे। वो अपने दांत पीसते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें कभी भी उस आकृति के पास नहीं जाने दूंगी। ये बोलते हुए टीना अद्विक के रूम से बाहर निकली। फिर वो तेजी के साथ चलते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और टेरेस की तरफ चली गई, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अद्विक अगर यहाँ नीचे नहीं है तो वो ऊपर टेरेस पर ही होगा। वही आकृति को टीना की बातें बहुत तकलीफ पहुंचा रही थी। उसकी आंखें हल्के नम हो गई थी। वो अपनी नज़रों को नीचे झुकाए खड़ी थी। अद्विक कॉल कट करके मोबाइल को अपने पैंट में वापस रखा और आकृति की तरफ मुड़ा। वो आकृति के खूबसूरत चेहरे पर उदासी को साफ देख पा रहा था। अद्विक को आकृति का उदास चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और बड़े ही शिद्दत से उसके माथे को चुम लिया और फिर उसके नोज से अपने नोज को टकराते हुए बोला, ओए क्या सोच रही हो तुम? मेरे साथ रहते हुए किसी और के बारे में कैसे सोच सकती हो? दिस इज नॉट फेयर वाइफी। अद्विक की बात सुन आकृति शॉक्ड हो गई थी। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकों को बार बार झपकाते हुए अद्विक की तरफ देखने लगी। वही अद्विक की मिली आंखें आकृति के खूबसूरत से चेहरे पर ही टिके हुए थे और आकृति की झील जैसी आंखें उसे मदहोश कर रहे थे। आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी आकृति बोल ही रही थी कि तभी अद्विक उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। आकृति के बाकी के शब्द उसके गले में ही रह गए और अद्विक बड़े ही मदहोशी के साथ आकृति के होठों को स्लोली चूमने लगा। उसने अपने एक हाथ से आकृति के खुले कमर को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ को उसने उसके पीठ पर रखा हुआ था। आकृति का ब्लाउज काफी डीप होने के कारण उसका बैक खुला हुआ था और अद्विक आकृति को किस करते हुए अपने उंगलियों को उसकी खुली हुई सॉफ्ट पीठ पर भी चला रहा था, जिससे आकृति के रोंगटे खड़े हो गए थे।
वो ना ही अद्वैत की किस में उसका साथ दे पा रही थी और ना ही खुद के शरीर में हो रहे परिवर्तन को बदल पा रही थी। वो हल्का हल्का कांपने लगी थी। ये देखकर अद्वैत आकृति की कमर पर पिंच किया, जिससे दर्द के कारण आकृति के मुंह से एक आह निकल गई और उसका मुंह खुला गया। इसका फायदा उठाकर अद्वैत तुरंत अपने टंग को आकृति के मुंह के अंदर एंटर कर दिया। अद्वैत के ऐसा करते ही आकृति तो अपनी जगह पर जम सी गई। उसका तो माइंड ही बिल्कुल ब्लैंक हो गया। उसे तो समझ में ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। वही आकृति की धड़कनें बहुत ही तेजी से चल रही थी। उसने कसकर अपनी साड़ी को पकड़ रखा था और अद्वैत बहुत ही संजीदगी से आकृति के होठों को चूम रहा था। उसके टंग आकृति के टंग के साथ उलझे हुए थे। इस पल में दोनों ही एक दूसरे में कहीं खो से गए थे। वही एक जोड़ी चलती हुई निगाहें घूरकर इन दोनों को देख रहे थे। ये कोई और नहीं टीना थी, जो कि छत पर आ गई थी और दोनों को साथ में किस करते देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसके लंबे नाखून हथेलियां में चुभने के कारण उनमें से ब्लड निकल रहे थे, पर उससे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। टीना को देखकर यही लग रहा था कि जैसे वो अभी आकृति के पास जाकर उसका खून कर दे। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो कुछ सेकंड तक वहीं खड़े होकर सब देखती रही। फिर वो कसकर अपनी मुट्ठी बनाए हुए पैर पटक कर वहां से वापस चली गई। वो अब और उन दोनों को इस तरह से किस करते हुए नहीं देख पा रही थी। जैसे ही वो सीढ़ियों से होते हुए नीचे आई, उसे वही विवेक मिल गया। वो टीना को इस तरह से गुस्से में देख उससे कुछ पूछने वाला था कि टीना उसे इग्नोर करके तेजी से वहां से बाहर निकल गई। विवेक को कुछ ठीक नहीं लगा। विवेक टीना को पीछे से पुकारते हुए बोला, रुको टीना, क्या हुआ? हमारा प्लान क्या हो गया? तुमने वो वीडियो बनाया? विवेक के पूछने पर टीना पीछे नहीं मुड़ी। वो सामने जाते हुए ही बिना विवेक की तरफ देखते हुए बोली, अब भूल जाओ, अब कुछ भी नहीं हो सकता। ये बोलकर टीना तुरंत तेजी से आगे बढ़ गई। इस वक्त वो गुस्से से लाल थी। विवेक वहां से जा रही टीना की तरफ देखता रहा। इस लड़की को क्या हो गया? ये इतने गुस्से में क्यों यहाँ से गई है? और ये टीना क्या बोल रही थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, भूल जाओ ये सब। लगता है ये पागल बोल गई है। ये कहते हुए विवेक अपने सिर को झटका और बैकयार्ड की तरफ हो रही पार्टी की तरफ पर गया। वहां पहुंचते ही सुनैना जी विवेक को आते देखकर बोली, क्या हुआ, काम हुआ कि नहीं? टीना ने अपना काम किया या नहीं? सुनैना जी की बात पर विवेक बोला, मॉम, हमें लगता है इसको हमें अपने प्लान में लेना ही नहीं चाहिए था। ना जाने वो क्या बड़बड़ा कर चली गई कि कुछ नहीं हो सकता, सब भूल जाओ। मैं उसे कितना रोकता रहा पर रुकी नहीं। विवेक की बात सुन सुनैना जी भी सोच में पड़ गई। आखिर क्या बात हो सकता है? वही पार्टी में अदिति अपनी एक फ्रेंड के साथ खाना खा रही थी कि अचानक उसके कपड़े पर सब्जी गिर गया। ये देखकर अदिति जल्दी से खाने का प्लेट वहीं रखी और अपनी ड्रेस को साफ करने के लिए अंदर की तरफ चली गई। रक्षित खड़ा अदिति को ही देख रहा था। जैसे ही उसने अदिति को घर के अंदर जाते हुए देखा तो वो भी अपने कदम उसके पीछे बढ़ा दिए। अदिति सीधे नीचे वॉशरूम में आई और अपने ड्रेस को साफ करते हुए बड़बड़ाने लगी, आदू, तू भी ना कुछ भी ध्यान नहीं सकती। माना कि तुझे बहुत भूख लगा है, पर इसका मतलब यह नहीं कि तू इस तरह से अपने ऊपर अपने कपड़ों को भी खाना खिला दे। ये बोलकर वो हंसने लगी। फिर जैसे ही अपना कपड़ा साफ करके वॉशरूम से बाहर आई तो बाहर रक्षित उसके सामने खड़ा था। रक्षित को देख अदिति थोड़ा घबरा गई और वह अपनी हकलाती हुई आवाज में बोली, आप यहाँ। रक्षित बिना कुछ बोले अपने कदम अदिति की तरफ बढ़ा दिया। रक्षित को खुद की तरफ बढ़ते देख अदिति की घबराहट और बढ़ गई और रक्षित को खुद की तरफ बढ़ते देख उसके कदम अपने आप पीछे की तरफ बढ़ने लगी। अदिति रक्षित जितना उसकी तरफ बढ़ता अदिति अपने कदम उतने ही पीछे लेते हुए अदिति सीधे वॉल से जा टकराए और रक्षित उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया था। वो अदिति के चेहरे की तरफ धीरे धीरे झुकने लगा। अदिति अपने सॉफ्ट गालों पर रक्षित की गर्म सांसों को साफ महसूस कर पा रही थी। वो अपने काम पर ही आवाज में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? दूर हटिए। इतना बोलकर अदिति रक्षित के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करने लगी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? कुछ सेकंड बाद रक्षित अपने भारी आवाज में अदिति से बोला। रक्षित की बात को सुनकर अदिति की सांसें बढ़ गई। उसका पूरा चेहरा इस वक्त जल रहा था। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाए खुद को हिम्मत देते हुए धीरे से बोली, उस दिन के लिए थैंक यू। इतना बोलकर अदिति जल्दी से वहां से मुड़ी और भागने लगी कि
तभी रक्षित पीछे से ही उसकी कलाई को पकड़कर एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया। रक्षित के अचानक ऐसे खींचने से अदिति सीधे उसके सीने से जा लगी। जहां रक्षित के हाथ अदिति के कलाई से होते हुए उसके कमर पर टिके हुए थे, वहीं अदिति के हाथ रक्षित के सीने पर थे। दोनों की ही नजरें एक दूसरे को देख रहे थे। एक पल के लिए दोनों कहीं खो गए थे। तभी पीछे से तालियां बजाने की आवाज उन दोनों के कानों में पड़े। इसके साथ ही किसी के तेज से गुस्से भरी आवाज आई, जिसे सुनकर अदिति की आंखें फैल गई। ओ, तो इसीलिए उस दिन मुझे थप्पड़ मारा गया था और मुझे गलत बोला गया कि मैं धोखा दे रहा हूँ, पर यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है मुझे। सामने एक लड़का ताली बजाते हुए अदिति की तरफ देखा था। एक तंज भरी मुस्कान के साथ बोला। उस लड़के को देखकर अदिति को बहुत तेज गुस्सा आने लगा। वही उससे कहीं ज्यादा रक्षित को उस लड़के को गुस्सा आ रहा था। वो अपने खा जाने वाली नजरों से उस लड़के को देख रहा था। वही वो लड़का उसी तरह से हंस रहा था, जैसे मानो वो उन दोनों का मजाक उड़ा रहा हो। अदिति अभी भी रक्षित से बिल्कुल चिपकी हुई खड़ी थी और रक्षित ने भी उसके कमर से उसे पकड़ रखा था। उन दोनों को इतना क्लोज देखकर सामने खड़ा वो लड़का गुस्से से और भी ज्यादा बौखलाया हुआ था। वो आगे बढ़कर एक झटके में अदिति को रक्षित से दूर कर दिया और तुरंत अदिति को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम मेरी हो और तुम ऐसे किसी और के करीब नहीं जा सकती। यह मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अदिति खुद को छुड़ाने के लिए कसमसाने लगी, पर वो लड़का अदिति पर अपनी पकड़ कसते जा रहा था। ये देखकर रक्षित की आंखें लाल हो गए। वो अपने लंबे हाथ को आगे बढ़ाया और तुरंत ही अदिति को पकड़कर अपने पास खींच लिया। अदिति की आंखें हल्की नम हो गई थी। वहीं रक्षित को उस लड़के पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रक्षित उस लड़के को अपने आंखों से ही मार डालेगा। वो लड़का फिर से अदिति को उसी तरह से रक्षित के पास देखकर बोला, कितनी गिरी हुई लड़की हो तुम। मुझे बोल रही थी कि मैं तुम्हें धोखा दिया, पर तुमने तो ना जाने कितनी रातें इस इंसान के साथ। चटाक। अभी वो लड़का आगे बोल ही रहा था कि एक तेज थप्पड़ उसके गालों पर जा लगे और उसका चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। वो अपनी नज़र उठाकर देखा तो अदिति गुस्से से आंखें लाल किए उसे ही घूर रही थी। सामने खड़ा वो लड़का गुस्से से कुछ बोलता उससे पहले ही अदिति एक और थप्पड़ उस लड़के के गाल पर मारते हुए चिल्लाकर बोली, करण, मुझे कुछ भी बोलने से पहले खुद को देखो। जो जैसा होता है वो हमेशा से दूसरों को उसी तरह से देखता है, और तुम्हें इससे क्या मतलब। ये मेरी लाइफ है, मैं चाहे जो मन हो वो करूं। और रही बात इनके साथ रात बिताने की, तो हाँ, बिताया है मैंने रात इनके साथ। एक नहीं कई रातें बिताई है। क्या कर लोगी तुम? करण, तुमसे गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अदिति की बात सुन रक्षित हैरान रह गया। वही सामने खड़ा वो लड़का जिसका नाम करण था, वो अदिति की बात पर गुस्से से बोला, यू। इतना बोलकर वो अदिति को मारने के लिए आगे बढ़ा और अपने हाथ को उठाया, पर जैसे ही वो अदिति को मारने वाला था, उससे पहले ही रक्षित उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे मोड़ते हुए दूर झटक दिया। रक्षित के ऐसा करते ही करण लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हो गया। अब उसकी आंखों में और भी ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। तभी रक्षित करण की तरफ देखते हुए बोला, आज के बाद अगर तुमने अदिति की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अदिति मेरी है। इतना बोलकर रक्षित अदिति को तुरंत उसके कंधे से पकड़कर खुद से चिपका लिया। फिर वो करण की तरफ घूरकर देखते हुए आगे बोला, और अगर इसे हाथ लगाने के बारे में सोचा भी तो तेरे हाथ उखाड़कर तेरे दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगा। करण रक्षित की दहकती हुई नजरों को देखकर एक पल के लिए डर गया, फिर खुद को संभाल कर गुस्से से अपने दांत पीसने लगा। वो उसी तरह दांत पीसते हुए बोला, देख लूंगा मैं तुम दोनों का, और अदिति तुम्हारा तो वो हाल करूंगा कि तुम किसी के सामने अपना मुंह नहीं दिखा पाओगी। इतना बोलते हुए करण गुस्से से वहां से चला गया। करण के वहां से जाते ही अदिति की आंखों में रुके आंसू तेजी से बह गए। रक्षित उसे अपने सीने से लगा लिया और अदिति रक्षित के सीने से लगे फूट फूट कर रोने लगी। अदिति को ऐसे रोते देख रक्षित धीरे धीरे उसके सिर को सहलाने लगा और वो उसी तरह सहलाते हुए बड़े ही प्यार से बोला, शश, शांत हो जाओ बच्चा, कुछ नहीं हुआ है। वो चला गया, ऐसे रोते नहीं हैं। रक्षित किसी छोटे बच्चे की तरह अदिति को चुप करा रहा था। ये करते हुए रक्षित अदिति के खूबसूरत चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरा और उसकी आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ करने लगा। अदिति अभी भी रो रही थी। उसकी आंखों से जैसे आंसू रोक ही नहीं रहे थे। उसके कानों में करण की कई बातें गूंज रही थी। रक्षित ने जब अदिति की आंखों से बह रहे आंसुओं को देखा तो
एक बार फिर से वो उसकी आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए धीरे से उसके माथे को चूम लिया। जैसे ही अदिति ने रक्षित के गर्म होठों को अपने माथे पर महसूस किया, वो अपने सेंस में वापस आ गई और एक झटके में वो रक्षित से दूर हो गई। रक्षित तो बस हैरानी से अदिति को देख रहा था। वही अदिति रक्षित से दूर होकर धीरे से बड़बड़ाए, नहीं नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये कहते हुए अदिति बिना रक्षित की तरफ देखे तेजी से वहां से भागकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। रक्षित तो बस हैरानी से अदिति को वहां से जाते हुए देख रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से अदिति को क्या हो गया, वो क्यों उससे दूर भाग गई। पर कुछ सेकंड बाद जब रक्षित को अभी थोड़ी देर पहले अपने और अदिति की करीबी याद आई तो उसके होठों पर स्माइल आ गए। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरने लगा और फिर वहां से चलते हुए वापस से बैकयार्ड में हो रही पार्टी की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ टेरेस पर तो कुछ अलग ही माहौल था। वहां इस वक्त जैसे हवाओं में प्यार घुले हुए थे। अद्विक लगातार आकृति के होठों को चूम रहा था और आकृति की तो हालात ही खराब हो गई थी। करीब 20 मिनट बाद अद्विक ने आकृति की होठों को छोड़ा। आकृति की पूरी सांसें फूल गई थी। वो जल्दी से अद्विक से दूर होकर दूसरी तरफ चली गई। आकृति को इस तरह से शर्मा कर खुद से दूर जाते देख अद्विक के होठों पर स्माइल आ गए। वो आगे बढ़ा और पीछे से जाकर आकृति को अपनी बाहों में भर लिया। आकृति की सांसें अभी भी भारी थी और वो तेज तेज सांसें ले रही थी। अद्विक आकृति के पास जाकर कुछ सेकंड तक खड़ा रहा और फिर अपने हाथों को आगे बढ़ाकर पीछे से ही उसे अपने बाहों में भर लिया। अद्विक के छुअन को महसूस कर आकृति की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। अद्विक आकृति की बालों के बीच अपने चेहरे को छिपाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसके गर्म सांसें अपने गले और कंधे पर महसूस कर आकृति के शरीर में सिहरन सा दौड़ गया। वहीं आकृति के शरीर से आ रही भीनी भीनी खुशबू अद्विक को और भी बेकाबू बना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो आज ना चाहते हुए भी अपना कंट्रोल खो देगा। कुछ सेकंड बाद अद्विक एक गहरी सांस लेकर धीरे से आकृति से अलग हुआ और तुरंत आकृति को अपनी गोद में उठा लिया। अद्विक के अचानक ऐसा करने पर आकृति हड़बड़ा गई। वो अपनी हड़बड़ाती हुई अपनी प्यारी सी वॉइस में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं खुद से चल सकती हूँ। अद्विक आकृति को अपने गोद में लिए आगे बढ़ते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे पता है कि तुम देख सकती हो, पर मेरा मन तुम्हें गोद में उठा कर ले चलने का है। इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अब आकृति कुछ नहीं बोल पाती है। वहीं अद्विक आकृति को चुप देख हल्का मुस्कुराया और उसे अपने गोद में लिए सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ गया। आकृति अभी भी बेचैन थी कि आखिर अद्विक उसे ऐसे गोद में लेकर कहाँ लेकर जा रहा है। तभी अद्विक आकृति को उसी तरह लिए अपने रूम में आ गया। जैसे ही आकृति ने ये देखा वो चौंक गई। वो तुरंत अद्विक से बोली, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपने रूम में जाना है। अद्विक आकृति को अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए बोला, यही तुम्हारा ही रूम है समझी। इतना बोलकर अद्विक आकृति को अपने किंग साइज बेड पर पड़े ही आराम से लिटा दिया। आकृति तो बस अपनी लंबी लंबी पलकों को बार बार फड़काते हुए अद्विक को ही देख रही थी। वहीं अद्विक की भी नीली आंखें आकृति के खूबसूरत चेहरे को ही निहार रहे थे। अचानक ही अद्विक की नज़र आकृति को देखते हुए एक जगह पर जाकर ठहर गए। ये क्या देख रहे हैं? आकृति अद्विक को ऐसे खुद की तरफ देखते हुए पाकर मन ही मन बोली। फिर जैसे ही आकृति ने यह महसूस किया तो वो अद्विक की नज़रों का पीछा की और वो शर्मा गई। उसका चेहरा शर्म के कारण लाल हो गया। इस वक्त अद्विक की नीली आंखें एक टक आकृति की खुली गोरी टमी को देख रहे थे, जो कि ऐसे आकृति को लिटाने के कारण उसकी साड़ी वहां से हट गई थी और उसका पेट साफ दिखाई दे रहा था। आकृति जल्दी से अपने हाथ को आगे बढ़ाई और खुद की टमी को साड़ी से कवर कर ली। आकृति को ऐसा करते देख अद्विक नाखुश हो गया। उसकी आंखों में हल्की नाराजगी साफ देखी जा सकती थी, पर वो कुछ बोला नहीं। फिर वो आकृति से दूर हुआ और डोर की तरह बढ़ गया। अद्विक के ऐसे जाने पर आकृति को लग रहा था कि शायद अद्विक उससे नाराज हो गया, इसलिए वह यहाँ से जा रहा है। लेकिन अद्विक डोर के पास जाकर उसे बंद किया और वापस से आकृति की तरह बढ़ गया। अद्विक को खुद की तरफ बढ़ते देख आकृति की धड़कनें एक बार फिर से बढ़ गई। वहीं अद्विक बेड के पास आया और वो भी आकृति के बगल में आकर लेट गया। आकृति जैसे ही करवट लेकर दूसरी तरफ फेस करने वाली थी, तभी अद्विक उसके कमर में हाथ डाल उसे खुद से चिपका लिया। अब दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब थे और दोनों की ही धड़कनें बढ़ी हुई थी।
आकृति धीरे से अपनी नजरों को ऊपर करके अद्विक की तरफ देखी तो अद्विक बड़े ही प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोला, गुड नाइट वाइफी। अद्विक की बात सुन आकृति हल्का मुस्कुराई और अपनी आंखों को बंद कर ली। अद्विक भी कुछ सेकंड बाद अपनी आंखें बंद कर लिया और दोनों ही नींद के आगोश में चले गए, जहां ये दोनों सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। वही कोई था जिसकी आंखों में गुस्से के भाव थे और वो पागलों वाली हरकतें कर रही थी। ये कोई और नहीं टीना थी। वो गुस्से में अपने घर पहुंची और अपने कमरे में रखे सारे सामान को यहाँ वहाँ फेंकने लगी। वह सब कुछ तोड़फोड़ कर सब बर्बाद कर रही थी। वह सारे सामानों को तोड़ते हुए चिल्लाकर बोली, नहीं 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 अद्विक, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें मेरा होना ही होगा। तुम मुझे इस तरह से छोड़ उस आकृति के पास नहीं जा सकते। तुम्हें मुझे छोड़ने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ पर तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। ये तुमने ठीक नहीं किया अद्विक, तुमने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अब तुम देखो कैसे मैं तुम्हारी लाइफ से उस आकृति नाम की बला को बाहर निकलती हूँ। ये बोलते हुए टीना की आंखें गुस्से से लाल थी। वह अपने हाथों की मुट्ठी बनाई हुई थी। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे। टीना इधर उधर अपनी नजरें घुमाए और कुछ ढूंढने लगी। कुछ ही देर में उसे सामने टेबल पर रखा अपना मोबाइल दिखा। वो तुरंत आगे बढ़ी और मोबाइल को उठाकर किसी को कॉल मिला दी। कुछ ही देर में दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ तो टीना गुस्से से ऑर्डर देते हुए बोली, मैं तुम्हें एक लड़की की फोटो दे रही हूँ, उसका काम तमाम करना है। ये काम हर हाल में हो जाना चाहिए। इतना बोलकर टीना ने कॉल कट किया और तुरंत ही आकृति का फोटो सेंड कर दी। फिर वो अपने होठों पर तिरछी स्माइल लिए बोली, आकृति अब मैं भी देखती हूँ कि तुम्हें अब कौन बचाता है। सॉरी बेबी, पर तुम्हें तो मरना ही होगा, क्योंकि जब तुम मरोगी तभी तो मुझे मेरा अधिक मिलेगा और उसके बाद ही तो मैं उसे बर्बाद करूंगी। ये सब बोलते हुए टीना पागलों की तरह तेज तेज हंसने लगी। उसकी खतरनाक हंसी उस पूरे रूम में गूंज रहे थे। इस वक्त टीना किसी साइको की तरह लग रही थी। अगली सुबह आकृति की आंखें धीरे धीरे खुली। अभी उसके होठों पर स्माइल थी। आंखें खोलते ही जैसे ही उसकी नज़र खुद पर पड़ी तो वो चौंक गई, क्योंकि अभी वो अद्विक से बिल्कुल चिपक कर सोई हुई थी। अद्विक अभी हाफ नेकेड था और आकृति के हाथ अद्विक के सीने पर थे। ये देखकर आकृति की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। फिर उसकी आंखों के सामने रात में टेरेस पर उसके और भी उन दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट हुए। वह सब कुछ आने लगा, जिससे आकृति का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। शर्म के कारण उसका बुरा हाल था। कुछ हद से अद्विक से दूर होकर बेड पर बैठ गई। उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा शर्म आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो कहीं जाकर छिप जाए और अद्विक उसे देख भी ना पाए। वो धीरे से अद्विक के हाथों को अपने कमर पर से हटाए और तुरंत बेड पर से नीचे उतर गई। वो एक नज़र अद्विक की तरफ देखकर धीरे से बोली, एक्कू, इससे पहले ये उठ जाए तुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो ये मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। ये बोलकर आकृति जल्दी से रूम का डोर ओपन किया। तुरंत वहां से भागते हुए अदिति के रूम की तरफ बढ़ गई। आकृति रूम में जाकर देखी तो उसे अदिति कहीं नहीं दिख रही थी। वो सोचने लगी कि आखिर अदिति इतनी सुबह कहाँ जा सकती है, पर तभी वॉशरूम का डोर ओपन हुआ। अदिति बाहर आए। वो अपने हाथ में टॉवेल लिए बालों को सुखा रही थी। अदिति की नज़र जैसी आकृति पर पड़ी, वो मुस्कुरा कर बोली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आकृति भी एक हल्की मुस्कान के साथ बोली। फिर अदिति कुछ नहीं बोली। वो मिरर के सामने जाकर खड़े होकर अपने बालों को सुखाने लगी। आकृति को ये थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि अब तक तो अदिति उसे चिढ़ कर परेशान कर देती, पर आज अदिति ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। इस कारण आकृति को ना जाने क्यों आज अदिति थोड़ी बदली हुई सी लग रही थी। पर फिर वो ज्यादा ना सोचते हुए कबर्ड से कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद आकृति वॉशरूम से शॉवर लेकर बाहर आई। उसके बाल अभी गीले थे। वो भी अपने बालों को सुखाने लगी। अदिति वहीं बेड पर बैठी हुई थी और अपने फोन में कुछ कर रही थी। आकृति अपने बालों को सुखाते हुए बोली, आदू, क्या बात है, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास। चल तू जल्दी से तैयार हो जा, फिर हम दोनों ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। अदिति उसी तरह फोन में देखते हुए नॉर्मल आवाज में बोली। आकृति भी तैयार हो गई और फिर वो अदिति की तरफ देखकर बोली, आदू चल, मैं तैयार हूँ, चल नीचे चलते हैं। अदिति आकृति की तरफ देखकर मुस्कुराई और हाँ में सिर हिला दी, पर तभी आकृति अदिति को रोककर बोली, आदू ये क्या है?
अचानक से आकृति की यह बात सुन अदिति थोड़ा हड़बड़ा गई। वो हड़बड़ा कर बोली, क्या हो गया, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? ये सुनकर आकृति बोली, मैं ये पूछ रही हूँ कि तेरी आंखों को क्या हुआ है? यह इतने रेड क्यों है? क्या तू रात भर सोई नहीं, या फिर तू रात भर रो रही थी? आकृति के ऐसे पूछने पर अदिति एक पल के लिए थोड़ा परेशान हो गई और फिर वो हंसते हुए बोली, क्या अक्कू तू ये क्या बोल रही है? मैं भला क्यों रात भर नहीं सोऊंगी? मैं तो पूरी रात बड़े ही मजे से सोई हूँ। ये बात तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए था कि भैया ने तुझे रात में सोने दिया या नहीं। ये बोलकर वो हंसने लगी, पर आकृति तुरंत बोली, आदू तू मुझसे कुछ छिपा तो रही है, सच सच बता क्या बात है? अदिति फिर से हंसते हुए बोली, अरे यार अक्कू, तू भी ना, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। ऐसा कुछ नहीं है, और भला मैं क्यों रोऊंगी? तुझे तो पता है ना, मैं जल्दी रोती नहीं हूँ। मुझे तो दूसरों को रुलाने में मजा आता है। देखा नहीं था तूने करवा चौथ वाले दिन कैसे मैंने उस टीना का बैंड बजाया था? और अब तू इतना मेरे चेहरे की तरफ ज्यादा मत पर ध्यान दे, वरना भाई हमें देखेंगे तो उन्हें शक होने लगेगा कि जरूर कहीं हम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है। इसलिए मेरे बजाय तू भाई को देख और उन्हें खुश कर, समझी? आकृति अदिति की बात सुन उसे घूरने लगी। ये देख अदिति हंसते हुए तुरंत रूम से बाहर निकल गई। आकृति कुछ सेकंड तक सोचती रही, फिर वो भी अदिति की पीछे बाहर आई और फिर दोनों नीचे चले गए। नीचे डाइनिंग टेबल पर सभी लोग पहले से ही ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए थे। अभी विवेक यहाँ नहीं था, वो टीना के पास गया हुआ था। आकृति अदिति के साथ वहां जाकर बैठ गई। अभी दोनों के चेहरे पर स्माइल थी। उन दोनों को खुश देख दादाजी और विजय जी दोनों लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। वही सुनैना जी गुस्से से आकृति को घूर रही थी। उन्हें आकृति की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वही अद्विक अपने नीली आंखों में बेशुमार मोहब्बत लिए बस आकृति को देख रहा था। आकृति ने पर्पल कलर की प्लाजो सूट पहन रखी थी, जिसमें उसकी खूबसूरती और भी निखर आई थी। अद्विक की नीली नजरें रह रहकर आकृति पर ही चली जाती। आकृति तो अदिति से बात करने में बिजी थी, इस कारण उसने एक बार भी अद्विक की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। आकृति का ऐसा करना अद्विक को गुस्सा दिला रहा था। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आकृति उसे इग्नोर कर बस अदिति से बात कर रही है। वही आकृति तो शर्म के कारण अद्विक की तरफ नहीं देख रही थी। उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। सभी लोग ब्रेकफास्ट करके कुछ देर बाद वहां से अपने अपने रूम की तरफ चले गए। अद्विक की भी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तो वो अपने रूम में अपना ऑफिस बैग लेने के लिए चला गया। अदिति को कुछ काम था, इस कारण वो बाहर चली गई। उसने आकृति को भी साथ चलने के लिए पूछा, पर आकृति मना कर दी। अदिति के जाने के बाद आकृति अपने रूम की तरफ जा रही थी। वो अभी आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक से किसी ने उसके कलाई को पकड़ा और एक झटके में अपने रूम के अंदर खींच लिया। ऐसे अचानक खींचने से आकृति बुरी तरह से डर गई। डर के कारण वो चिल्लाने वाली थी कि तभी वो इंसान आकृति के मुंह पर अपने हाथ रख धीरे से बोला, शश, शोर बिल्कुल भी मत करना। आकृति जिसने डर के कारण अपनी आंखों को बंद कर रखी थी, आकृति ने जैसे ही इस आवाज को सुनी, वो तुरंत अपनी आंखें खोल ली और अपने सामने खड़े इंसान को देख वो बुरी तरह से चौंक गई। उसके सामने अभी कोई और नहीं अद्विक, यानी कि उसका हस्बैंड खड़ा था। वो अद्विक से तो सुबह से ही बच रही थी, क्योंकि उसे अद्विक को देख और भी ज्यादा शर्म आ रही थी। अद्विक के हैंडसम फेस को देखते ही एक बार फिर से उसे कल रात का सारा सीन याद आ गया और शर्म से उसका चेहरा लाल होने लगा। वो अपनी पलकों को झुकाए हुए चुपचाप से खड़ी हो गई, तो अद्विक अपने हाथ को उसके मुंह पर से हटाया और उसके बिल्कुल करीब जाकर बोला, मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? भला मैं आपको क्यों इग्नोर करूंगी? आकृति थोड़ी हैरान होकर अद्विक से बोली। इस वक्त उसकी लंबी लंबी पलकें तेजी से फड़क रही थी, जो कि अद्विक को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। ये देख अद्विक उसकी कमर में हाथ डाल उसे खुद से चिपकाते हुए बोला, अच्छा नीचे अभी ब्रेकफास्ट के टाइम मुझे कौन इग्नोर कर रहा था? आकृति अब अद्विक के ऐसे बोलने पर हड़बड़ा गई और वो कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी अद्विक अपने होठों को उसके कानों के पास ले गया और अपने गर्म सांसों को छोड़ते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, अब इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलकर रहेगी बीवी। अद्विक की बात पर आकृति आंखें फाड़े उसकी तरफ देखने लगी। इस पर अद्विक तिरछा मुस्कुराया और अपनी नीली गहरी नजरों से आकृति के गुलाबी होठों को घूर घूर कर देखने लगा।
आकृति जो अभी भी शर्म और हैरानी के कारण चुपचाप खड़ी थी, अद्विक की नजरों को खुद के होठों को महसूस कर उसकी धड़कनें तेज हो गई और उसका चेहरा और भी बुरी तरह से लाल हो गया। अद्विक आकृति की तरफ उसी तरह देखते हुए धीरे धीरे आकृति की तरफ झुकने लगा। अद्विक जितना आकृति की तरफ झुकता, आकृति की धड़कनें उतने ही तेजी से धड़कने लगता। अभी वो अद्विक को रोकने के लिए कुछ बोलती, उससे पहले ही अद्विक तुरंत अपने होठों को आकृति के गुलाबी होठों पर रख दिया। फिर उसे अपने होठों में भरकर बड़े ही पैशन के साथ उनकी होठों को चूमने लगा। आकृति की तो सांसें ही रुक गई, चेहरा और भी शर्म से जलने लगा। वह कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रही थी। हमेशा की तरह आज भी वो चुपचाप खड़ी थी। वह इस किस में अद्विक का साथ नहीं दे रही थी। उसके पूरे शरीर में गूज़बम्प्स आ गए थे। वही अद्विक जितना आकृति के होठों को चूमता, उतना ही उसकी पकड़ आकृति की कमर पर कसते जाते। अभी अद्विक आकृति को किस कर ही रहा था कि हमेशा की तरह आज भी उसके इस रोमांटिक मोमेंट को खराब करने के लिए। अचानक से उसका फोन बज उठा। इस बार तो अद्विक को बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया, पर वो अभी आकृति के होठों को छोड़ ही नहीं रहा था। फोन बार बार बज रहे थे, पर अद्विक था कि आकृति को आज छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। आकृति भी अद्विक के फोन की आवाज को साफ सुन पा रही थी। वो अद्विक को खुद से दूर करने लगी, पर अद्विक आकृति के कमर को तेजी से जकड़कर उसे रूम के वॉल से टिकाकर खड़ा कर उसे और भी डिपली किस करने लगा। पर बार बार कॉल आने से अद्विक इरिटेट हो गया और वो धीरे से आकृति के होठों को छोड़ते हुए गुस्से से अपने पैंट के पॉकेट से फोन निकाला और कॉल पिक किया। फिर अपने सर्द आवाज में बोला, अगर कोई जरूरी काम नहीं हुआ तो पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाना। जैसे ही अद्विक ने ये कहा, वही पास में खड़ी आकृति ने अद्विक की बातों को सुना। वो अपने मन ही मन बोली, ये सबको सिर्फ पनिशमेंट ही देते रहते हैं, ना जाने खुद को क्या समझते हैं, जैसे कहीं कि कोई लॉर्ड गवर्नर हो है। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ अद्विक का असिस्टेंट जब ये सुना तो डर के कारण उसके माथे पर पसीना उभर आया। वो अपने थूक को निगलते हुए अपनी हकलाती हुई आवाज में बोला, वह बस आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी आपकी और यहाँ पर क्लाइंट पहले से ही आ चुके हैं सर। वह सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। अद्विक ने जैसे ये सुना उसे याद आया कि आज तो उसकी एक फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, पर वो तो अपनी वाइफ के चक्कर में सब कुछ भूल ही गया। ये सोचकर वह तुरंत अपने रूड वॉइस में बोला, ओक आई एम कमिंग इन 15 मिनट्स। इतना बोलकर वो बिना अपने असिस्टेंट का जवाब सुने तुरंत कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद अद्विक अपने फ़ोन को वापस से पैंट के पॉकेट में रखा। फिर उसकी नज़रें वहीं खड़ी आकृति पर गई। आकृति जो कि अभी अद्विक की कई बातों को सोच रही थी और वो अपने ही ख्यालों में गुम थी। सॉरी वाइफी, मुझे इसे अभी यहीं पर रोकना पड़ रहा है, बाकी का काम हम रात में कंटिन्यू करेंगे। अद्विक आकृति के कमर में हाथ डाल उसे खुद से करीब चिपकाते हुए अपने मैग्नेटिक वॉइस में बोला। जैसे ही आकृति ने ये सुना, उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी किए अपनी लंबी लंबी पलकों को बार बार झपकाने लगी। वही अद्विक आकृति की झील जैसी आंखों को देख एक बार फिर से उनमें खोने लगा था। वो मन ही मन बोला, ये क्या है, जब भी मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो जैसे मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और जी करता है कि इन्हीं में डूब जाऊं वाइफी। अब और कितना मुझे तरसाओगी, बस करो अब, और क्या करने का इरादा है। इतना बोलकर अद्विक तुरंत आकृति के होठों को चूम लिया। आकृति एक बार फिर से हैरान हो गई। तभी अद्विक धीरे से आकृति को छोड़ दिया और उससे दूर होकर वो वही सोफे पर रखे पैकेट को उठाया और आकृति के पास लाते हुए बोला, ये लो वाइफी, आज शाम को एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस पार्टी है और उसमें तुम्हें मेरे साथ चलना है, तो तुम ये ड्रेस पहनकर तैयार हो जाना। आकृति कभी अद्विक के चेहरे की तरफ देखती तो कभी उसके हाथों में पकड़े पैकेट की तरफ। वह समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करें। वह धीरे से अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और अद्विक के हाथों में पकड़े पैकेट को ले लेती है। ये देख अद्विक हल्का मुस्कुराता है और आगे झुककर आकृति के माथे को चूम लेता है। फिर तुरंत वह रूम से बाहर चला जाता है। अद्विक के जाते ही आकृति वो सब कुछ याद करने लगती है जो अभी अद्विक ने उसके साथ किया। वो सब याद आते ही आकृति की उंगलियां अपने आप ही उसके माथे और होठों पर चले जाते हैं, जिससे वो शर्म से पूरी लाल हो जाती है। ओहो अक्कू, ये तुझे क्या हो रहा है? ये भी ना मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। आकृति अपने चेहरे को हाथों में ढककर प्यारी सी आवाज में बड़बड़ाई
और कुछ सेकंड तक रूम में रहने के बाद उस पैकेट को लेकर वहां से अदिति के रूम की तरफ बढ़ गई। अदिति अभी बाहर से आई नहीं थी तो आकृति उस पैकेट को कबर्ड में रख दी। फिर वह अपना फ़ोन लेकर बेड पर जाकर बैठ गई और फ़ोन को चेक करने लगी। उस पर उसके कुछ फ्रेंड्स के मैसेज आए हुए थे तो वो उनके साथ चैटिंग करने लगी। वहीं दूसरी तरफ अदिति मॉल से कुछ सामान लेकर बाहर आ रही थी कि तभी उसकी मुलाकात करण से हुई। करण अदिति को देख उसे गुस्से से घूरने लगा। फिर एक तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, क्या बात है? आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं दिख रहा, तुम अकेली दिख रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं उसे तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में पता चल गया कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो और हर मर्द के साथ सोना चाहती हो, इसलिए वो तुम्हें छोड़ दिया हो? जैसे ही अदिति ने ये सुना उसे बहुत तेज गुस्सा आया। गुस्से के कारण वो करण को एक थप्पड़ लगाते हुए बोली, लगता है उस दिन का थप्पड़ भूल गए थे, इसलिए आज ये दोबारा दिया। अब मत भूलना। और कितनी बार बोलूं, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूं, तुम्हें उसमें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम होते कौन हो मेरी लाइफ में दखल देने वाले? अदिति के ऐसे थप्पड़ मारने पर करण को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसकी नज़रें चारों तरफ गई तो वहां मौजूद सभी लोग उसे ही देख रहे थे। अब तो करण का गुस्सा और भी भड़क गया। वह गुस्से से अदिति के बालों को कसकर पकड़ लिया और बोला, ये स्लट, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुझ जैसी स्लट की इतनी हिम्मत कि तू करण बजाज पर हाथ उठाए? अब तुझे आज मैं तेरे औकात दिखाकर ही रहूंगा। इतना बोलकर करण अदिति को उसके बालों से खींचते हुए अपनी कार की तरफ लेकर जाने लगा। अदिति बार बार उसके हाथ को अपने बालों पर से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर करण था कि उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अदिति चाह कर भी खुद को उससे छुड़ा नहीं पा रही थी। अदिति गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, करण क्या तुम पागल हो गए हो? छोड़ो, मुझे लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। अगर मेरे भाई को थोड़ा सा भी तुम्हारे इन हरकतों के बारे में पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। करण ने जब ये सुन तो तेज तेज हंसने लगा और फिर वो हंसते हुए बोला, जब तुम्हारे भाई को अपनी प्रेमिका से फुर्सत मिलेगा तब ना वो तुम पर ध्यान देगा, और दूसरी बात, उसे पता चलने से पहले ही मैं तुम्हारा वो हाल कर दूंगा कि तुम किसी के सामने अपनी जुबान तक नहीं खोल पाओगी। ये बोलकर करण अपने कार के बिल्कुल करीब पहुंच गया और उसका डोर ओपन कर अदिति को उसमें बिठाने लगा। अदिति खुद को छुड़ा रही थी पर करण उसे छोड़ ही नहीं रहा था। करण एक झटके में अदिति को कार के अंदर धकेल दिया और फिर वह जैसे ही डोर लॉक करने वाला था कि उसी समय एक मजबूत हाथ करण के हाथ को पकड़ा और उसे कसकर मोड़ दिया। एक दर्द भरी चीख उस पूरे जगह पर गूंज उठे। करण के हाथों में बहुत तेज दर्द हो रहा था जिससे करण का बुरा हाल हो रहा था। वह गुस्से से अपनी नजरें उठाकर देखा तो सामने खड़े इंसान को देख एक पल के लिए करण की हालत ही खराब हो गई। सामने कोई और नहीं, रक्षित खड़ा था जो कि अपने गुस्से से लाल आंखों के साथ करण को घूर रहा था। उसकी आंखें इस वक्त ज्वालामुखी की तरह जल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अपने आंखों से ही करण को जलाकर राख कर देगा। करण की तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ बोल सके। तभी रक्षित करण के दूसरे हाथ को भी कसकर मोड़ दिया जिससे करण की एक बार फिर से दर्दनाक चीख निकल गई। रक्षित करण के गले को पकड़ उसे वही कार से दबाते हुए बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? इन्हीं हाथों से छुआ था ना तूने उसे? इतना बोलकर रक्षित ने एक बार फिर से उसके हाथों को और भी कसकर मरोड़ा जिससे उसके हाथों की हड्डी टूट गई और करण दर्द के कारण उस पर बेहोशी छाने लगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, तुम जानते नहीं हो मेरे डेड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। करण अपने कांपती आवाज में रक्षित की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, मिस्टर बजाज को तो अब इसकी सजा मिलकर रहेगी। रक्षित गुस्से से अपने धधकती हुई आवाज में बोला। करण को और भी ज्यादा डर लगने लगा। उसे ये अच्छी तरह से जानता था कि रक्षित हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। वो अच्छों के लिए अच्छा और बुरों के लिए हद से ज्यादा बुरा है, और अगर रक्षित एक बार चाहे तो वो किसी को भी बर्बाद कर सकता था। अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं रक्षित उसके डैड की कंपनी को बर्बाद ना कर दे। अभी करण कुछ बोलता उससे पहले ही रक्षित उसके पेट में एक जोरदार पंच मारा जिससे करण कराहते हुए मुंह के बल फर्श पर जा गिरा। फिर रक्षित कार का डोर ओपन किया और अपने लंबे हाथों को आगे बढ़ाकर बड़े ही प्यार से अदिति को अपनी गोद में उठा लिया। अदिति डर से बुरी तरह कांप रही थी। रक्षित के इस तरह गोद में उठाते ही वो अपने दोनों बाहों का हार बनाकर उसके गले में लिपट सी गई।
रक्षित समझ गया था कि अदिति इस बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। वो उसे लेकर तुरंत अपने कार की तरफ बढ़ गया। ड्राइवर जल्दी से कार का गेट ओपन किया और रक्षित अदिति को उसी तरह अपने गोद में लिए कार के अंदर बैठ गया। कार वहां से तुरंत आगे बढ़ गई। कार में बिल्कुल शांति थी, बस अदिति के सीसकने की आवाजें कार में गूंज रहे थे। अदिति की कांपते देख रक्षित उसे अपनी बाहों में लिए उसके बालों को बड़े ही प्यार से सहला रहा था। वो अदिति को किसी छोटे बच्चों की तरह पैम्पर कर रहा था। वही अदिति भी कसकर रक्षित की शर्ट की कॉलर को पड़ी हुई थी। कुछ नहीं होगा, अब तुम ठीक हो, रिलैक्स हो जाओ, रक्षित अपने शांत आवाज में अदिति के बालों को सहलाते हुए बोला। वही रक्षित को अदिति की हालत नहीं देखी नहीं जा रही थी। उसे करण पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन बोला, मिस्टर करण बजाज, अब से तुम अपनी उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो, क्योंकि रक्षित कपूर उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता जो उसके अपनों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। ये सब बोलते हुए रक्षित बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखें गुस्से से पूरी लाल हो गई थे। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना रखे थे और अपने दूसरे हाथ से वह अभी भी अदिति के बालों को सहला रहा था। आकृति मोबाइल देखते देखते ही कुछ देर में सो गई थी। जब उसकी नींद खुली तो उसकी नज़र सबसे पहले वॉल क्लॉक पर गई, जिसमें अभी शाम के 6 बजे बज रहे थे। जैसे ही आकृति ने टाइम देखा वह चौंक गई। वो रूम में इधर उधर देखने लगी, पर उसे अदिति कहीं नहीं दिखी। ये आदू अभी तक क्यों नहीं आई? ये लड़की भी ना इतनी देर तक घूमती रहती है। अभी इसको फोन करके डांट लगाती हूँ, आकृति थोड़ी नाराजगी के साथ बोली और फिर अपना फोन लेकर अदिति को कॉल करने लगी। दूसरी तरफ रिंग जा रही थी, पर कॉल पिक नहीं हो रहा था, जिससे आकृति को थोड़ा अजीब लगा और सोचने लगी कि ऐसा तो अदिति ने कभी नहीं किया कि उसने उसका कॉल पिक ना किया हो। अब उसे अदिति के लिए बहुत डर लगने लगा था, पर तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। आकृति ने चेक किया तो वह अदिति का मैसेज है। सॉरी यार, आज कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई और अभी भी मुझे टाइम लगेगा, तो शायद मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा और मेरा मोबाइल कभी भी डिस्चार्ज हो सकता है, इसलिए तू ज़्यादा परेशान मत होना। इस मैसेज को पढ़कर आकृति मुंह बनाकर बोली, अगर ऐसा था तो कॉल भी कर लेती। ये लड़की भी ना बहुत शरारती हो गई है। इतना बोलकर आकृति बेड से उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर में वो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आई। फिर वो कबर्ड ओपन करके उसमें से वह पैकेट निकाली जो अद्वैत ने उसे सुबह दिया था। फिर वो तैयार होने लगी। ड्रेस पहनकर आकृति मिरर के सामने आकर खड़ी हो गई। फिर वो अपने बालों को बनाने लगी। इस वक्त आकृति बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह अपने बालों का मेसी बन बनाकर हल्का मेकअप करके थोड़ी देर में तैयार हो गई। उसने टाइम देखा तो अब तक 7:30 हो रहे थे। अब उसे अद्वैत के आने का इंतजार है। कुछ ही देर में अद्वैत भी वहां आ गया था और वह अदिति के रूम के पास आकर डोर लॉक किया। आकृति तुरंत जाकर डोर ओपन की तो सामने अद्वैत खड़ा था। वह बस उसको देखती ही रह गई। ग्रे कलर के 3 पीस सूट में अद्वैत बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने अपने बालों को जेल लगाकर सेट किया था। हाथों में उसने ब्रांडेड वॉच और पैरों में भी उसने ब्रांडेड शूज पहन रखे थे। उसके कोट पर लगे कपलंग और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहे थे। वही अद्वैत का भी ऐसा ही कुछ हाल था। रेड कलर के स्लीवलेस गाउन में आकृति बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये कलर उसके ऊपर बहुत खिल रहा था। उसने होठों पर मैचिंग लिपस्टिक लगा रखी थी। गले में सिर्फ मंगलसूत्र और हाथों में उसने डायमंड ब्रेसलेट पहन रखा था, जो कि उसे उसके भाई ने दिया था। अद्वैत तो बस आकृति की खूबसूरत चेहरे को निहारे जा रहा था। वह जितना आकृति के चेहरे को देखता उतना ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ते जाती। कुछ देर बाद अद्वैत आगे क्या होगा जानने के लिए सुनना ना भूलें। रीबर्थ, माय हार्टलेस हस्बैंड। अगर आप सबको मेरी ये न्यू स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर कर लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें।